नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की नई धमकियों को डिकोड करेंगे। असीम मुनीर ने अमेरिका में जाकर कहा है कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेगा। असीम मुनीर ने भारत को हाईवे पर चलने वाली एक नाजुक मर्सिडीज कार बताया है और पाकिस्तान को एक ट्रक बताया जो कभी भी भारत को कुचल सकता है। और यह सब कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे हो रहा है। आज हम ट्रंप और मुनीर की इस नई दोस्ती को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको दिल्ली की सड़कों पर लेकर चलेंगे, जहां आज राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने आज फिर से साफ कह दिया है कि वो शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को सबूत नहीं देंगे। और आखिर में दिल्ली में सड़कों और मोहल्लों में घूमने वाले आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम डिकोड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। अब देश 2 हिस्सों में बंट गया है। एक वो लोग हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में नहीं होना चाहिए, इनसे हम बहुत परेशान हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं, जो कि चाहते हैं कि इन स्ट्रीट डॉग्स को ठीक से इनकी देखभाल की जाए, इन्हें खाना दिया जाए। और आज हम इन दोनों के ही पक्ष आपके सामने रखेंगे। तो आज डिकोड शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए इस सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम, शायद ज्यादातर लोग जानते हैं और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया की हेडलाइन बन रही है, क्योंकि आज असीम मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बॉय बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। असीम मुनीर ने 8 अगस्त को अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ अमेरिका के जनरल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के एक जनरल के फेयरवेल में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। इसके बाद अमेरिका में एक और कार्यक्रम के दौरान जनरल असीम मुनीर ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी देश के आर्मी चीफ को शोभा नहीं देती। और ये बातें सुनकर आज आपको भी बहुत क्रोध आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। पहली बात उन्होंने कही, पहला, असीम मुनीर ने कहा पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने किसी दिन एटम बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर डूबेंगे। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। कितनी बड़ी धमकी उन्होंने दी है। दूसरा, असीम मुनीर ने यह कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उस डैम को
अपने मिसाइलों से नष्ट कर देगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत एक चमकदार मर्सिडीज कार की तरह है जो तेजी से हाईवे पर दौड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरे एक डंपर ट्रक की तरह है। और अगर हाईवे पर एक डंपर ट्रक कार से टकरा जाए तो फिर नुकसान किसे होगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुराना धुराना ट्रक है, डंपर है, और हिंदुस्तान जो है वो एक नाजुक कार है, और पाकिस्तान इस नाजुक कार को कभी भी मसल सकता है। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो यह भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है। भारत बार बार यह बात कहता रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है, और ये हथियार कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। अगर ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो आतंकवादी बिना सोचे समझे एक दिन इन हथियारों को किसी भी देश पर चला सकते हैं, कितने भी तबाही कर सकते हैं। लेकिन जनरल असीम मुनीर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है, और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं और वहां के आतंकवादी हैं, उनकी भाषा में, उनकी सोच में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की भाषा एक जैसी है, क्योंकि असीम मुनीर जैसा आर्मी चीफ परमाणु हथियारों का उपयोग करके कभी भी आधी दुनिया को मिटा सकता है, और वो ये बात खुलकर कह रहे हैं। आतंकवादी भी तो यही कहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश जो आतंकवादी से लड़ाई की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता जो आजकल सिर्फ युद्ध रुकवाने और शांति संधि करने की बातें करते हैं, उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे बैठकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के ही एक सहयोगी देश भारत को कुचलने की बात कर रहे हैं, भारत के एक डैम को अपनी मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी असीम मुनीर के इन बयानों की आलोचना नहीं की, एक बार भी असीम मुनीर को रोकने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के बयान पर बिल्कुल चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे मन ही मन खुश भी हो रहे हों। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर के इस बयान पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने असीम मुनीर के इन बयानों का संज्ञान लिया है और कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया आज खुद देख सकती है कि ये बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं, और इससे पाकिस्तान की परमाणु नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, खासकर जब वहां की सेना का आतंकवादियों से गहरा रिश्ता हो। अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बेहद खेदजनक है कि ऐसे बयान किसी तीसरे मित्र देश की भूमि से दिए गए हैं, और यह मित्र देश है अमेरिका, जिसे हम कह तो रहे हैं मित्र देश, लेकिन शायद अब हमारा मित्र देश रहा नहीं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के सामने झुकेगा नहीं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ऐसा भारत सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। यह स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, यह भारत की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी प्रवासियों के जिस कार्यक्रम में जनरल असीम मुनीर ये भाषा बोल रहे थे, ये धमकियां दे रहे थे, उस कार्यक्रम में शामिल लोगों को इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी किसी ने भी असीम मुनीर के इन बयानों को रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है, और इस जो सारी जानकारी आ रही है बाहर, ये उन लोगों के कहने से आ रही है जो लोग उस हॉल में मौजूद थे, और बाहर आकर उन्होंने जो पत्रकारों से बातें शेयर की हैं, उन लोगों के आधार पर, उन लोगों के बयानों के आधार पर, उन लोगों की गवाही के आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं। वरना अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि असीम मुनीर का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया है। यानी असीम मुनीर ने यह धमकी तो दी है लेकिन उसके सबूत नहीं छोड़े, और आज डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए अलग अलग देशों को धमका रहे हैं।
ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर अमेरिका ने अभी हाल ही में ईरान पर हमला तक कर दिया, यह कहकर कि परमाणु हथियार वो बनने नहीं देंगे और किसी देश में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का नया दोस्त असीम मुनीर खुलकर परमाणु बम की धमकी दे रहा है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के देश में बैठकर। अब तक पाकिस्तान के नेता और वहां के आर्मी चीफ पाकिस्तान की भूमि से भारत को इस तरह की धमकियां देते थे, लेकिन शायद यह पहली बार है जब पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ अमेरिका जाकर वहां से भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर खामोश बैठे हैं। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में भी असीम मुनीर के इस बयान पर भारत में चर्चा हुई है, और इस समिति के सदस्य और इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसके बारे में आज जानकारी दी है। आप लोग तो मुझे पूछ रहे थे कि जनरल मुनीर का जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग जो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर तलवार हमारे तरफ दिखाए अमेरिका से, कि इसके बारे में भी चर्चा हुआ। मैं आपको कह सकता हूं कि इस विषय के ऊपर प्रश्न तो पूछा गया था, और जवाब फॉरेन सेक्रेटरी साहब का था कि इस विषय पे हमारी मीटिंग की शुरुआत के समय एक स्टेटमेंट भी हमारे मिनिस्ट्री ने इशू की है कि ये बिल्कुल हम कभी भी सीरियसली नहीं ले सकेंगे। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत कभी नहीं टॉलरेट करेंगे इस देश में। और कि मुनीर जी ने एक देश जो हमारे एक अच्छे दोस्त वाले देश हैं उनके भूमि पे खड़े होकर इस किस्म की चीज कहा, ये तो अच्छा नहीं लगा, और इस संदेश पे हम सबको बता देंगे। भारत के बाद अमेरिका आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ था। इस्लाम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। दोनों देशों में कोई समानता नहीं है, अमेरिका में और पाकिस्तान में। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर असीम मुनीर में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल असीम मुनीर से इतने प्रभावित हैं? ऐसा क्या है असीम मुनीर में कि बार बार पिछले एक महीने में अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी बार है जब वो पाकिस्तान गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने यहां लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया, ना कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उन्होंने लंच पर बुलाया। लेकिन जनरल असीम मुनीर पिछले 2 महीने में 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। आज पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की सेना दोनों में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं जनरल असीम मुनीर, और असीम मुनीर ही पाकिस्तान का नया चेहरा है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के राष्ट्रपति बनने की पुरानी परंपरा रही है। आपको याद होगा इससे पहले जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ रहते हुए तख्ता पलट करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और अब ऐसा लगता है कि जनरल असीम मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हैरान मत होइएगा अब से कुछ समय के बाद अगर आपको ये पता चले कि जनरल असीम मुनीर ही पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन आज से केवल 3 साल पहले यही जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान में हाशिए पर थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे उनकी किस्मत पलटेगी। असीम मुनीर को पाकिस्तान का मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, क्योंकि अपने करियर में उन्हें हर मौका अपनी तेज किस्मत की वजह से ही मिला है। आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल असीम मुनीर ISI के चीफ भी रह चुके हैं, और अक्टूबर 2018 में ये पद भी उन्हें अपनी किस्मत से ही मिला था, क्योंकि तब तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उन पर विशेष मेहरबानी थी। लेकिन 8 महीने के बाद ही जून 2019 में तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने असीम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटा दिया था। 2019 में पुलवामा हमले के समय ये जनरल असीम मुनीर ही ISI के चीफ थे। ये आप याद रखिएगा, पुलवामा का जो हमला हुआ था उस समय यही ISI के चीफ थे। और इसके बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत
आईएसआई के चीफ से हटाकर कोर कमांडर बना दिया, तब भी उनकी किस्मत चमकती चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ वही बन सकता है जो कभी ना कभी कोर कमांडर जरूर रहा हो। इससे पहले वो कोर कमांडर कभी रहे नहीं थे, इसलिए आर्मी चीफ बनने का कोई सवाल ही नहीं था, वो क्वालिफाई ही नहीं करते थे। लेकिन इमरान खान ने उन्हें कोर कमांडर तो ये सोचकर बनाया कि इनको पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाएगी और इन्हें कमजोर कर दिया जाएगा, लेकिन यहां भी असीम मुनीर की किस्मत चमक गई, वो कोर कमांडर बने और उसी की वजह से उसके बाद आर्मी चीफ बनने का उनका रास्ता साफ हो गया। लेकिन उस दिन से उनकी इमरान खान से दुश्मनी हो गई। वर्ष 2022 में जनरल असीम मुनीर को रिटायर होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और उनका नाम आर्मी चीफ की रेस में दूर दूर तक नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति आर्मी चीफ बन सकता है। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत चमकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया क्योंकि तब इन दोनों का दुश्मन एक ही था और उस दुश्मन का नाम था इमरान खान। ये एक प्रकार की डील हो गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर की कि हमारा दुश्मन एक है इमरान खान, और इमरान खान को निपटाने के लिए इन दोनों ने हाथ मिला लिया। और असीम मुनीर जैसे ही आर्मी चीफ बने, उन्होंने इमरान खान से बदला लेना शुरू कर दिया और इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भिजवा दिया गया। असीम मुनीर की पढ़ाई असल में मदरसे में हुई है, इसीलिए उनकी सोच इतनी कट्टर है। ये मदरसे में पढ़े हैं और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिसका बैकग्राउंड सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है। और असीम मुनीर को पूरा कुरान मुंह जुबानी याद है, इसलिए उन्हें अक्सर हाफिज भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये मदरसे में पढ़े हैं, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर माने जाते हैं, इसीलिए इनकी भाषा अगर आप देखेंगे तो आपको इनकी भाषा में एक आर्मी चीफ जैसा जो सोफिस्टिकेशन है वो कभी नजर नहीं आएगा। असीम मुनीर का पाकिस्तान की सेना में आना ही उनकी किस्मत की वजह से संभव हो पाया, नहीं तो ये सेना में भी नहीं होते। क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान जनरल जियाउल हक ने मदरसों में शिक्षा लेने वाले लड़कों के लिए पाकिस्तानी सेना की भर्तियों को खोल दिया था। इससे पहले मदरसों में पढ़ने वाले लोगों की भर्तियां पाकिस्तान की सेना में वर्जित थी। अगर आप मुझसे पूछे तो इस समय शहबाज शरीफ सरकार का सिर्फ एक मुखौटा है और पाकिस्तान में सत्ता की सारी ताकत जनरल असीम मुनीर के पास ही है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले उन्होंने अपना आर्मी चीफ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक बढ़वाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद पाकिस्तान की सरकार से उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया। ये दुनिया में अकेले ऐसे आर्मी चीफ होंगे जो युद्ध में हारने के बाद प्रमोशन ले लेते हैं, पुरस्कार ले लेते हैं। एक ऐसा जनरल जो युद्ध में हारा और फिर भी फील्ड मार्शल बन गया। जनरल असीम मुनीर को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद से पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो एक न एक दिन जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस समय सूट करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद है कि असीम मुनीर की मदद से वो पाकिस्तान से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, पाकिस्तान उनकी जेब में आ जाएगा। एक और बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की यह भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई दूसरा आर्मी चीफ पाकिस्तान का मना कर देगा, या इस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी चीज के लिए मना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी चाहें तो पाकिस्तान से जो चाहे वो करवा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि भारत को दर्द किस में होगा, भारत को क्रोध किस चीज में आएगा, भारत को वो असल में छेड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भारत के लिए एक दुखती रग क्या है। भारत के लिए दुखती रग है पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप। भारत के लिए दुखती रग है पाकिस्तान में जनरल असीम मुनीर, जो लगातार भारत को घायल करते आ रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को, यानी किसी राजनेता को अपने यहां बुलाया होता, उसके साथ लंच किया होता, उसके साथ बातचीत की होती, तो भारत को कभी बुरा नहीं लगता। अगर वो शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाते डोनाल्ड ट्रंप, तो भारत को इतना बुरा नहीं लगता, भारत को चुभता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन वो सेना पाकिस्तान की जो लगातार भारत का खून बहाती आ रही है, वो सेना जो भारत के लगातार खिलाफ काम करती आ रही है, जिसके हाथों में भारत के जनता का खून है, उस सेना प्रमुख को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अगर डोनाल्ड ट्रंप
व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं तो भारत को ये बात जरूर बुरी लगी है और भारत ने ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बता दी थी। और आपको याद होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब वापस भारत आ रहे थे कनाडा से G7 समिट के बाद, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें न्योता दिया था कि आप व्हाइट हाउस होते हुए जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में बुलाया था। अमेरिका में आज तक 2 सबसे बड़े हमले हुए हैं अमेरिका के ऊपर। पहला हमला जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, और दूसरा वर्ष 2001 में 9/11 का हमला। पर्ल हार्बर के जवाब में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने परमाणु बम गिरा दिया था। कितना बड़ा बदला उसने लिया था जब पहली बार अमेरिका के ऊपर किसी ने इतना बड़ा हमला करने की जुर्रत की। दूसरा हमला 9/11 का हमला था और उस हमले के 10 साल बाद 2011 में पाकिस्तान में इस हमले के आरोपी उसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने मार डाला था, अपना बदला ले लिया था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं किया जो उसने जापान के साथ किया था। आज जिस देश के आर्मी चीफ ये धमकी दे रहे हैं, उसी देश में ही अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप शायद बहुत जल्दी इस बात को भूल गए। आज जिस समय पूरी दुनिया जापान पर 80 साल पहले हुए परमाणु हमले को लेकर शोक मना रही है, उसी समय जनरल असीम मुनीर आधी दुनिया को परमाणु हमले से खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। याद कीजिए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। टैरिफ वॉर की वजह से ट्रंप की अभी अमेरिका में कितनी आलोचना हो रही है, यह सोचिए। इसी समय, लगभग जिस समय की हम बात कर रहे हैं, यही अगस्त के महीने में 6 अगस्त को बरसी है उस परमाणु हमले की, और उसी के आसपास पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसी ही परमाणु हमले की धमकी देते हैं अमेरिका में जाकर। यह विडंबना आप देखिए। और ऐसे में जनरल असीम मुनीर के अमेरिका की भूमि से परमाणु धमकी देने पर अब ट्रंप की कूटनीति को लेकर अब नए सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में शांति की बात कर रहे हैं, समझौतों की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा अगर उन्हीं के देश में आकर पाकिस्तान जैसे देश का आर्मी चीफ अगर कहता है कि आधी दुनिया को मैं उड़ा दूंगा परमाणु बम से, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की शांति की बातों का क्या हुआ? भारत के साथ अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना अमेरिका का नाम लिए अमेरिका की इस सुपर पावर वाली सोच की आलोचना की है। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। लेकिन जरा दुर्भाग्य देखिए, यह भारत का दुर्भाग्य है। और भारत की सेना के बारे में आज जरा सोचने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, वो तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, अमेरिका जाकर पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, अमेरिका के ज़मीन से भारत को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका डैम अपने मिसाइल से उड़ा देंगे। कहते हैं कि भारत एक नाजुक सी कार है और पाकिस्तान एक बड़ा सा ट्रक है जो उस कार को कभी भी मसल सकता है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं।
ये वो आर्मी चीफ हैं जो युद्ध को हार चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार हुई, फिर भी ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन जाते हैं। क्या किस्मत है। अब जरा भारत के जो जनरल हैं, भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं, भारत की जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बारे में सोचिए। आज उनका दुख यह है कि हमारे देश में आज भी सेना को पाकिस्तान पर हमले के बाद अपने ही देश के लोगों को सबूत देना पड़ता है, अपने ही देश के लोगों के मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, अपने ही देश में यह साबित करना पड़ता है कि हम जीत गए, और देश के लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हम जीत गए। अपने ही देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके कितने प्लेन गिरे, लेकिन पाकिस्तान के कितने प्लेन हमने गिराए ये नहीं जानना चाहते। हमारे देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल थे कि इस ऑपरेशन सिंदूर में कहीं भारत जीता भी है या नहीं, कहीं भारत का ज्यादा नुकसान तो नहीं हो गया। ऐसे लोगों को ना तो भारत सरकार पर कोई भरोसा है और ना ही भारत की सेनाओं पर। पाकिस्तान ने अपने नुकसान को कम करके दिखाने का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और दुनिया को यह बताया कि जीत उनकी हुई है, और उस पर भरोसा करके हमारे ही अपने देश के कुछ नेताओं ने अपनी ही सेना से सबूत मांगने शुरू कर दिया। और ये एक बार नहीं, हर बार होता है। ये बालाकोट के समय में भी हुआ था, ये उरी के समय में भी हुआ था, और ये इस बार फिर हो रहा है। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 9 अगस्त को बेंगलुरु में यह बताया कि दुर्भाग्य से बालाकोट हमले के बाद भी वायुसेना के पास उससे सबूत मांगे गए, और उस घटना से सबक लेते हुए इस बार हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमले के सारे सबूत इकट्ठा किए। पाकिस्तान पर जो हमने नुकसान किया है उसके सारे वीडियो सबूत हमारी सेना ने इकट्ठा किए हैं। दुर्भाग्य देखिए इसलिए ताकि हम अपने ही देश के जब लोग हमारे दावों को मानने से इनकार कर देंगे तो सेना को फिर ये सबूत दिखाने पड़ेंगे। In Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue, trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that, look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky and we got these videos on the open. आपने कुछ नोट किया असीम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज में और हमारे देश के जो वायुसेना प्रमुख हैं, हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर देखिए। असीम मुनीर झूठ के पैरों पर खड़े हुए हैं। असीम मुनीर हार चुके हैं लेकिन फिर भी सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। उनके देश में कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा। हमारे देश के जो वीर वायुसेना प्रमुख हैं, ये युद्ध जीत कर आए हैं, अपने दुश्मन को हरा कर आए हैं, फिर भी आज कहते हैं कि 2019 में हमने नुकसान तो बहुत किया लेकिन वीडियो नहीं बना पाए, सबूत नहीं थे, और इसलिए हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवाल किए, हम पर भरोसा नहीं किया। इस बार हम सबूत लेकर आए हैं। सोचिए उस सेना के बारे में, उस सेना प्रमुख के बारे में, उस वायुसेना प्रमुख के बारे में, जिसके दिमाग में लगातार यह भी चल रहा है कि दुश्मन को हराना तो है, दुश्मन का नुकसान करना है, लेकिन साथ ही अगर सबूत नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह फर्क है पाकिस्तान की सेना में और भारत की सेना में। यह फर्क है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के लोगों में और हमारे लोगों में। और इसीलिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स ने ये वीडियोस बनाए हैं। ये सबूत हैं कि हमने पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और ये सारे सबूत हमारे वायुसेना प्रमुख ने देश के लोगों को दिखाए हैं, विपक्षी नेताओं को दिखाए हैं। आज भारत की इस मजबूरी को समझिए, भारत के इस दर्द को समझिए। ये बहुत बड़ा दर्द है किसी भी देश की सेना के लिए कि जब अपने ही देश में इन चीजों पर भी राजनीति शुरू हो जाए, जब अपने ही देश में विपक्षी नेता ये कहने लगें कि हमें तो सबूत चाहिए और जब तक आप सबूत नहीं देंगे हम कैसे मान लें।
इसी देश के लोग जब ये कहने लगते हैं कि हमें तो ये जानना है कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे, हमें पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ज़रा याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात कह दी, तो हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने और कुछ लोगों ने आंख बंद करके भी विश्वास कर लिया। पूछने लगे क्या हुआ उन 5 फाइटर जेट्स का, पहले यह बताइए। लेकिन इस बार वायुसेना प्रमुख ने जब खुलासा किया कि भारत ने भी पाकिस्तान के 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया, अभी तक उसके बारे में ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आया है और ना ही विपक्षी नेता कुछ कह रहे हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने आपको यह तो बताया कि भारत ने भी पाकिस्तान के 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स गिराए हैं, जिसमें से 5 फाइटर जेट हैं। लेकिन उसमें भी जो बड़ी बात समझने की है वो ये है कि उन्होंने जब खुलासा किया, वो खुलासा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने जिन F-16 लड़ाकू विमानों पर सबसे ज्यादा घमंड है, उनमें से भी कुछ फाइटर जेट्स को भारत ने नष्ट कर दिया। भारत के वायुसेना प्रमुख ने यह बताया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कुछ F-16 लड़ाकू विमानों के हैंगर्स तबाह हुए हैं और इसमें F-16 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख ने अपने बयान में इस दौरान किसी चाइनीज फाइटर जेट का नाम नहीं लिया। 5 एयरक्राफ्ट अगर उन्होंने पाकिस्तान के गिराए हैं उड़ते हुए ऊपर से, तो उनमें से चाइनीज एयरक्राफ्ट जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने चाइनीज एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ F-16 का नाम लिया, जो कि अमेरिका में बना हुआ फाइटर जेट है। यह अमेरिका को दिया गया एक संदेश है जो शायद अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। F-16 वही फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने 80 के दशक में पाकिस्तान को दिए थे, और पाकिस्तान को इन पर बड़ा घमंड है। और अमेरिका के साथ हुए समझौतों के मुताबिक पाकिस्तान इन F-16 विमानों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादी विरोधी अभियानों में ही कर सकता है। लेकिन उसने भारत पर दबाव डालने के लिए इन प्लेन्स का हर बार इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2019 में भी बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इन विमानों को अपनी सीमा पर तैनात कर दिया था, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान से तब जवाब मांग लिया था। पाकिस्तान के पास लगभग 75 F-16 लड़ाकू विमान मौजूद हैं और भारत के हमले में इनका नष्ट होना एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान को तो तड़पाएगी ही, लेकिन ये खबर अमेरिका को भी आज बहुत चुभ रही होगी। इसलिए इस बात को समझिए कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने चाइनीज एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन F-16 का नाम जरूर लिया। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे अपने F-16 विमानों पर बड़ा गर्व है। उसे अच्छा नहीं लगता अगर पूरी दुनिया में कहीं भी उसके इन विमानों को नष्ट किया जाता है, लेकिन ये सीधा संदेश था अमेरिका के लिए। देखिए, that is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier pictures of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I've shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. तो आपने देखा कितनी बार वायुसेना प्रमुख ने F-16 का नाम लिया है। ये यहाँ खड़े होकर संदेश जा रहा है सीधे अमेरिका कि देखिए आपके जो F-16 पाकिस्तान में थे, हमने उनका क्या हाल किया है। ये संदेश चीन के लिए नहीं है, ये संदेश पाकिस्तान के लिए भी नहीं है, ये संदेश है अमेरिका के लिए कि तुम्हारे F-16 गए। एक और बात आप देखिए, हमारे वायुसेना प्रमुख की विनम्रता को देखिए। जो विजेता होता है
वो हमेशा विनम्र रहता है। वो विजेता हैं, इसलिए विनम्रता से अपनी बात कह रहे हैं। बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही सही आंकड़े आपके सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने रख रहे हैं। असीम मुनीर की तरह नहीं है कि सारी बातों को छुपा लें और उसके बाद सीना चौड़ा करके अपनी हार को जीत में तब्दील कर दें। यह फर्क है भारत के जनरल में और पाकिस्तान के जनरल में। भारत के जो जनरल हैं, वायुसेना प्रमुख हैं, उनकी जो विनम्रता है वो आपको आज दिखाई देगी, और ये विनम्रता विजेताओं में आती है, हारने वालों में नहीं आती। आजकल युद्ध पर कोई भी देश कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाता है, उससे ही युद्ध में हार और जीत का फैसला आजकल हो रहा है। यानी किसी युद्ध का नतीजा अब जंग के मैदान में नहीं, बल्कि कई बार तो सोशल मीडिया पर चलाई गई फेक न्यूज़ और नैरेटिव की मदद से तय हो जाता है। हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 10 अगस्त को यह कहा कि आज अगर पाकिस्तान की जनता से आप पूछेंगे कि ये युद्ध कौन जीता, तो शायद पाकिस्तान की जनता कहेगी कि क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल बन चुका है, क्योंकि असीम मुनीर को प्रमोट किया गया है, फील्ड मार्शल बना दिया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही जीता होगा। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. तो ये सारी नैरेटिव की बात है, और पाकिस्तान इस तरह के नैरेटिव को गढ़ने में महारत हासिल रखता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, जो बड़े बड़े देश हैं, जो असीम मुनीर को देख रहे हैं, उन्हें अब ये सोचना होगा कि वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नज़र रखें, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कह रहे हैं। आज की एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है। 15 अगस्त को रशिया और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है। और उससे पहले आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ़ोन करके प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उनका समर्थन मांगा है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में उन्हें बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमेशा की तरह रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को अपना समर्थन दिया है। इस बातचीत की वजह सिर्फ एक है, क्योंकि अब से करीब 100 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अमेरिका के अलास्का में एक मुलाकात होने वाली है। सोचिए आप, दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात होगी जहां व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। ये पहला मौका है जब दोनों नेता अमेरिका की भूमि पर मिलेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप और पुतिन की बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बुलाया ही नहीं गया है, और इन दोनों की बैठक में फैसला यूक्रेन के बारे में ही होना है। इस मुलाकात की जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अलास्का को क्यों चुना। यह है अलास्का की तस्वीरें। अलास्का रशिया के सबसे करीब मौजूद है, रशिया के बहुत करीब है ये जगह, और ये अमेरिका का एक ऐसा इलाका है जो रशिया के बहुत करीब है, और इसका रशिया से सदियों पुराना संबंध भी है। आप दुनिया के मानचित्र पर आज जरा देखिए कि अलास्का कनाडा के पास वो इलाका है जो एक ज़माने में रशिया का हिस्सा हुआ करता था, और ये जो जगह है जहां मीटिंग हो रही है अलास्का, इसकी रशिया के साथ जो रशिया की सीमा से इसकी जो दूरी है वो सिर्फ 88 किलोमीटर है। अलास्का का क्षेत्रफल लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो अमेरिका का करीब 18% हिस्सा है, और भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से यह करीब 5 गुना ज्यादा बड़ा है। आज से करीब 158 वर्ष पहले, वर्ष 1867 में रशिया ने सिर्फ $7.2 मिलियन में अलास्का का इलाका अमेरिका को बेच दिया था। आज के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 60-62 करोड़ रुपए के आसपास होगी, और आज अलास्का दुनिया के कुछ बड़े खनिज भंडारों में से एक है। रशिया का मीडिया कहता है कि व्लादिमीर पुतिन अलास्का जाने वाले रशिया के पहले राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका और रशिया हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से जितनी देर तक
राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की भूमि पर रहेंगे, उनकी सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए पुतिन को अलास्का में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे बहुत ही कम जगहें हैं जहां पर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए शायद अलास्का को चुना गया। ब्रिटेन का एक प्रमुख अखबार द गार्डियन कहता है कि व्हाइट हाउस ने शुरुआत में ट्रंप और पुतिन के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बातचीत में शामिल करने की कोशिश की थी। हालांकि रशिया ने इसे खारिज कर दिया और इससे जाहिर है कि इस बैठक में पुतिन की भूमिका निर्णायक रहेगी। इसी अखबार का दावा है कि ट्रंप ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें यूक्रेन की सेना को अपने ही इलाकों से पीछे हटना होगा और इसके बदले में रशिया दूसरी जगहों पर यूक्रेन की सीमाओं को मान्यता दे सकता है। हालांकि यूक्रेन ऐसे किसी भी समझौते का लगातार विरोध करता रहा है। रशिया पहले ही कह चुका है कि उसने यूक्रेन के जिन 5 इलाकों पर कब्जा किया है, उस कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। रशिया ने अब तक यूक्रेन के लगभग 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। रशिया चाहता है कि यूक्रेन को नेटो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाए और उसकी सैन्य ताकत को भी कम किया जाए। इसके साथ ही रशिया की मांग है कि उस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हटाए जाएं और युद्ध खत्म होने के बाद उस पर कोई मुकदमा ना चले। यूक्रेन की विदेश और रक्षा नीति कभी रशिया के लिए खतरा ना बने, इसकी गारंटी भी रशिया को चाहिए। ये शर्तें हैं व्लादिमीर पुतिन की। इनमें कुछ भी नया नहीं है, वो शुरू से यही कहते आए हैं। माना जाता है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का रशिया में विलय करके पुतिन एक बार फिर से एक प्रकार का नया सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। यानी जो देश 1991 से पहले रशिया का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें वापस शामिल करके पुतिन एक बार फिर से एक अखंड रशिया बनाना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन पर रशिया के कब्जे की 3 बड़ी वजह हैं। पहला, यूक्रेन के जिन इलाकों पर रशिया ने कब्जा किया वहां पर टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट और मैंगनीज जैसे खनिजों का एक बड़ा भंडार है। दूसरा, यूक्रेन के इसी इलाके में यूरोप के सबसे बड़े यूरेनियम के भी भंडार हैं। और तीसरा, यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है और युद्ध के बाद भी यूक्रेन 2024 में सूरजमुखी के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक है। हालांकि ट्रंप के लिए पुतिन से बातचीत करके रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और भारत भी लगातार इन दोनों देशों की जो बैठक होने वाली है उसे लेकर भारत इन पर नज़र इस बैठक पर लगाए हुए हैं। भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों नेताओं के बीच एक संधि हो जाए और ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध की वजह से जो उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं रशिया पर और भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है उसकी वजह से वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। और अगर ट्रंप और पुतिन के बीच में ये सहमति बन जाती है, अगर इन दोनों के बीच में एक शांति समझौता हो जाता है, तो फिर भारत के ऊपर भी ये सैंक्शंस हट सकते हैं। भारत का फायदा इसमें ये है। इसलिए भारत भी पूरी कोशिश करेगा कि इस बार रशिया और अमेरिका के बीच ये जो बातचीत है ये सफल हो जाए। आप एक बार तस्वीर देखिए। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच भी बातचीत हुई है। तो अब आपको भारत की राजनीति में वापस लेकर आते हैं। अगर सड़क पर नेताओं का फिटनेस टेस्ट किया जाए तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शायद इसमें निश्चित तौर पर बाकी नेताओं से बाजी मार लेंगे। आज बिहार में SIR पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव की तस्वीरों की सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। बिहार में जो SIR चल रहा है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये विरोध प्रदर्शन किया और रास्ते में पुलिस ने जब उन्हें रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगाए तो अखिलेश यादव इन बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। अब देखिए ये तस्वीरें।
की लड़ाई है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने खुद कहा कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार थी और उसके बावजूद कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन के जो वोटर लिस्ट है उसमें धांधली हो रही थी, तो फिर कर्नाटक की सरकार अपने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह कह दिया कि वो शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को सबूत देने के लिए तैयार नहीं है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। अब देखिए इसमें बीजेपी का क्या कहना है। इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है। अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या। ये कैसे बातें करते हैं। ये पूरा विवाद रुक सकता है अगर राहुल गांधी वाकई में बहुत गंभीर हैं, तो वो अपने शपथ पत्र के साथ ये सारे सबूत चुनाव आयोग को दे सकते हैं और फिर उसकी जांच बड़े आराम से शुरू हो सकती है। उन्हें किस बात का डर है, उन्हें दे देना चाहिए। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि आप 30 लोगों को भेज दीजिए, 30 लोग कम नहीं होते। अगर ये चुनाव आयोग के कहने पर ये 30 लोग अगर चले जाते हैं तो 30 लोग भी कम नहीं हैं। ये जाकर अपनी बात आज कह सकते थे। विपक्ष के 30 नेता अगर चले जाएं, 30 सांसद अगर चले जाएं, तो वो अपनी बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि इससे भी कहीं ज़्यादा सारे नेताओं को वहाँ पर बुलाया जाए, जबकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में इतने लोगों की बैठने की भी कहीं जगह नहीं होगी। इसलिए ये जो विवाद है इन्हें बड़े आराम से निपटाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष ये तस्वीरें खिंचवाना चाहता है। विपक्ष जानता है कि मीडिया में ये वीडियोस आएंगे, ये बड़े बड़े बयान आएंगे, जब बसों में भरकर इन्हें ले जाया जाएगा। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता तो ये चाहते हैं कि उन्हें इस तरीके की उनकी फ़ोटो खींचें, उनके वीडियोस बने और देश भर में सोशल मीडिया के ज़रिए वो ये बताएं कि देखिए हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर अब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना से इस्तीफा ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में वोटों की चोरी का मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, और इस पर कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने 8 अगस्त को
अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मतदाता सूची जब तैयार हुई तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उस समय इस मामले पर सभी लोग चुपचाप बैठे थे। राजन्ना ने यह सवाल उठाया था कि अब कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल क्यों उठा रही है। के.एन. राजन्ना के इस बयान को लेकर कर्नाटक में काफी विवाद हुआ और आज उनकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ एक बैठक हुई और जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यानी कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार में अपने ही एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया क्योंकि उनके एक मंत्री ने सच बोल दिया था। ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನಡೆದಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले साल कर्नाटक में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है, तो उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी। कर्नाटक का जो चुनाव आयोग है उसमें भी राज्य सरकार के ही अधिकारी होते हैं। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के ही जो उस समय कांग्रेस की सरकार के दौरान सरकारी अधिकारी हैं वो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रहे थे? और क्या वो बीजेपी को मदद करने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी अपनी सरकार के दौरान ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही उनके एक मंत्री ने यह कहा उसे इस्तीफा देना पड़ गया। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस फैसले को लेकर हमारे देश के लोग अब दो हिस्सों में बंट गए हैं और आपकी भी इस मुद्दे पर जरूर कोई ना कोई राय होगी। तो दो हिस्सों में देश बटा हुआ है। एक तरफ डॉग लवर्स हैं जो स्ट्रे डॉग से, स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर फैसला देते हुए तुरंत सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस केस का स्वतः ही संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन ने एक सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें बचाना होगा। समाज आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कोर्ट ने कुछ नए निर्देश दिए हैं। अब निर्देश सुनिए। कोर्ट ने कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में 5000 स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए और यह कार्रवाई शुरुआत के तौर पर यहां से शुरू की जाए। पहले आप 5000 कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालिए और फिर बाद में धीरे धीरे जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली और एनसीआर में उन सब को शेल्टर होम्स में डालना पड़ेगा। हर रोज पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स का और उन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का अब दिल्ली की सरकार को रिकॉर्ड रखना होगा। अगली सुनवाई के दौरान इन सभी रिकॉर्ड्स को कोर्ट में दिखाना होगा, कोर्ट देखेगा इनको और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई टीम बनाने की जरूरत है तो तुरंत टीम तैयार की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कुत्तों के काटने की घटनाओं की जानकारी देने के लिए 1 हफ्ते के अंदर एक नई हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का आदेश दिया है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की, कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से सरकारी अधिकारियों को रोकता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। यानी अगर कोई बीच में आएगा इन कुत्तों को बचाने के लिए तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और कोर्ट ने साफ किया है कि इस कार्रवाई के दौरान भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि आम जनता की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली और एनसीआर में लागू होगा, मतलब दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद पर लागू होगा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और चाय का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन चाय पीते पीते हर वक्त याद आ जाता है। नमस्कार।